नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी की शुरुआत करने से पहले एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से। वो ये कि मैं अब एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं। मैं हल्द्वानी में रहूंगा और मेरी वापसी होगी आप लोगों की खिदमत में फिर से 31 अगस्त को। तो इतने दिनों की हाज़िरी माफ़ी आप लोगों से मैं चाहता हूं। ऐसे तो मैं ये बात कई बार पहले अपने स्टोरीज़ के बीच में बोल चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि अब शायद कल से मेरी स्टोरीज़ कुछ दिनों के लिए ना आए, तो इसीलिए पहले मैं बता देना मुझे लगा कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। ये मामला कानपुर का है, कानपुर के सचिंडी इलाके का, और तारीख है 14 अगस्त 2025। अब से तकरीबन एक साल पहले, बल्कि अगर ये कहें कि ठीक एक साल पहले तो शायद गलत नहीं होगा, अगस्त का ही वो महीना था। कानपुर के सचिंडी इलाके में एक हाईवे गुजरता है जिसे नेशनल हाईवे नंबर 19 के नाम से जाना जाता है। ये हाईवे दिल्ली से आगरा, इटावा, कानपुर होते हुए प्रयागराज से वाराणसी उस तरफ जाती है। और इसी हाईवे में 14 अगस्त को 2025 को एक एक्सीडेंट की घटना होती है। एक लड़की जो पेशे से एक एडवोकेट है, वो इस सड़क से गुजर रही थी और तभी एक ट्रक, मिनी ट्रक, उसे अपनी चपेट में ले लेता है और लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। शरीर पर चोट के कई सारे निशान होते हैं, जिस तरह से किसी भी एक्सीडेंट के मामले में होते हैं, घसीटे जाने के, और कुछ ब्लंट इंजरी होती है। और तो और ये जो घटना है, ये उस लड़की के भाई, जिसका नाम श्यामजी पाल है, खुद उसकी आंखों के सामने होता है। और इतनी जल्दी, ऑब्वियसली एक्सीडेंट आराम आराम से तो होता नहीं, इतनी जल्दी होता है कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। और जो मिनी ट्रक उसकी बहन को, उस शख्स की बहन को चपेट में लेता है, वो फिर फौरन वहाँ से भाग जाता है। ड्राइवर उसका ट्रक लेकर भाग जाता है। इसके बाद वो आदमी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112, उत्तर प्रदेश पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। मौके पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, और साथ ही जो सीन ऑफ क्राइम है, वहाँ पर कुछ ऐसे निशान भी मौजूद थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि यहाँ पर ही ये घटना हुई होगी। पुलिस लड़की की लाश को बरामद करती है, शव को अपने कब्ज़े में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। इसी के साथ पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है, जांच शुरू करती है। तो जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, खासकर उस लड़की का जो भाई है श्यामजी पाल, वो पुलिस को ये बताता है कि DCM टोयोटा मेक की एक मिनी ट्रक जो लाल रंग की है, उसने उनकी बहन को टक्कर मारी है। और वो उस ट्रक का एक नंबर भी बताता है। हालांकि वो कंप्लीट नंबर तो नहीं बता पाता, क्योंकि सब कुछ जैसा मैंने आपको बताया कि अचानक से होता है, लेकिन प्रॉपर डिजिट्स ज़रूर बताता है। और हो सकता है कि इनिशियल्स के भी कुछ नंबर वो बताता हो। तो पुलिस को एक रफ़ आइडिया भी उस ट्रक के बारे में पता चलता है। कलर, मेक, ये सब कुछ तो है ही, नंबर भी पार्शियली पुलिस को जानकारी मिल जाती है। और इसी के साथ पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू करती है। जो दोषी ट्रक वाला है, उसकी तलाश में पुलिस जुट जाती है। उधर जब लड़की के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कॉज ऑफ डेथ जो है वो ब्लंट इंजरी को बताया जाता है। साथ ही इसके अलावा शरीर में जो अलग अलग चोटों के निशान हैं, उन चोटों के निशान का भी ब्यौरा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज होता है। तो ये मान लिया जाता है कि ये मामला एक्सीडेंट का ही है, क्योंकि खुद इस मामले में जो लड़की का भाई है वो चश्मदीद है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद कानपुर की पुलिस पूरी ताकत से उस ट्रक को और ट्रक के ड्राइवर को ढूंढने में लग जाती है। उस आसपास के जो इलाके हैं और NH-19 में जहाँ पर यह घटना हुई थी, उसके आगे पीछे जहाँ पर भी कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है, पुलिस उन सारे कैमरों की स्कैनिंग करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि वो DCM टोयोटा का जो मिनी ट्रक है वो किस दिशा से आ रहा था और किधर जा रहा था, और कितने बजे वो क्रॉस किया एग्जैक्टली, एक्सीडेंट का टाइमिंग क्या रहा होगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए इस पूरी जो सीक्वेंस होता है उसे बिल्डअप करना पड़ता है। तो पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस बहुत हैरान हुई ये देखकर कि जिस समय एक्सीडेंट की बात बताई जा रही थी, उस समय कोई भी उस रंग की कोई मिनी
ट्रक जो है उस दिशा की तरफ न तो आती हुई दिख रही थी न जाती हुई दिख रही थी। पुलिस ने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे और आगे पीछे चेक किया, लेकिन एग्जैक्टली जिस तरह के ट्रक के बारे में बताया जा रहा था वैसा कोई ट्रक दिख ही नहीं रहा था। अब पुलिस वाले सोच में पड़ गए। पुलिस वालों को लगने लगा कि यार ये कैसे हुआ, अगर एक्सीडेंट हुई और एक्सीडेंट में मौत हुई, ट्रक ने कुचला, तो वो ट्रक रोड से अचानक गायब कैसे हो गया। चलिए आता हुआ नहीं दिख रहा था, हो सकता है कि बीच में किसी गांव से हाईवे के ऊपर आ गया हो, लेकिन जाता हुआ तो हाईवे पर दिखे, लेकिन न तो आते हुए उस ट्रक का कोई सुराग मिल रहा था न जाते हुए मिल रहा था। अब पुलिस वाले इस मामले को लेकर थोड़े असमंजस में पड़ गए, उलझन में पड़ गए। अब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में दूसरे पहलुओं को खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने सोचा कि ठीक है, एक्सीडेंट की बात तो अपनी जगह है, लेकिन एक बार हमें यह भी देखना समझना चाहिए कि जिस लड़की की मौत हुई है क्या उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, क्या कोई रिलेशन ओरिएंटेड मामला तो नहीं था, क्योंकि यंग लड़की थी, जवान लड़की थी। तो पुलिस ने जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पुलिस को पता चला कि उस लड़की की अब से कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी और उसकी सगाई भी किसी लड़के से तय हो गई थी। अब पुलिस का शक जो है इस मामले पर थोड़ा और गहरा गया, क्योंकि हम में से सबने ये देखा है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्राइम बहुत होते हैं। शादी से पहले, शादी के बाद पता चला कि कोई और प्रेमी हो, शादी किसी और से तय हो गई हो, बदला लेना चाहता हो, एक्सीडेंट की तरह इस कत्ल को एक्सीडेंट की तरह दिखाया गया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस ने अब रिलेशनशिप के इर्द गिर्द यानी रिश्तों के इर्द गिर्द इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और जो लड़की है जिसका नाम था सीमा, तो सीमा के मोबाइल फ़ोन की पुलिस ने सारी हिस्ट्री निकाली, कॉल डिटेल भी निकाली और व्हाट्सएप चैट वगैरह निकाले। और जब पुलिस ने व्हाट्सएप चैट को एक्सप्लोर किया तो पुलिस को एक बड़ी ही शॉकिंग, बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी नज़र आई। वो चैट के फॉर्म में ही थी। उस चैट में सीमा ने अपने होने वाले पति यानी जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, उसको सीमा ने ये लिखा था कि मुझे खुद मेरे भाई श्यामजी पाल से जान का खतरा है, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा ये भाई ही होगा। अब ये अपने आप में जो है एक दहलाने वाली बात थी। अगर ऐसा था तो सवाल ये भी था कि जिस मंगेतर को वो मैसेज गया उस मंगेतर ने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये भी एक बड़ा सवाल था। इस घटना के बाद उस मंगेतर को इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड शुरू में पुलिस को नहीं मिल पाया और जो मंगेतर है उसने ये इस मैसेज को पढ़कर भी वो खामोश रहा। दूसरी जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को और एक बात पता चली। पुलिस ने आखिरकार उस पर्टिकुलर नंबर के DCM टोयोटा मिनी ट्रक को लोकेट कर लिया और जब लोकेट किया तो पता चला कि वो ट्रक फतेहपुर में मिली। खासकर जिस वक्त ये घटना बताई गई थी 14 अगस्त 2025 के जिस टाइम फ्रेम की ये घटना थी, उस समय वो ट्रक फतेहपुर में पार्क थी, खड़ा था वो ट्रक। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट होने की बात कही जा रही थी वो ट्रक वहाँ मौका वारदात पर नहीं बल्कि वहाँ से सचिंडी से दूर फतेहपुर में था। ये इस्टेब्लिश हो गई बात। और मोबाइल फ़ोन में अपने भाई से ही कत्ल की आशंका जताते हुए लड़की ने अपने मंगेतर को मैसेज भी भेजा था। तो जब ये सारे तथ्य सामने आए तो पुलिस ने उसी श्यामजी पाल को हिरासत में लिया जिसने सबसे पहले अपनी बहन का कथित रूप से एक्सीडेंट होते हुए देखा था और जिसने पुलिस को ये बात बताई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इसके बाद श्यामजी पाल से पुलिस ने तकरीबन 8 बार अलग अलग मौक़ों पर पूछताछ की। श्यामजी पाल शुरू में लगातार जो है वही कहानी, वही स्टोरी दोहराता रहा जो स्टोरी उसने सबसे पहले पुलिस को सुनाई थी एक्सीडेंट वाली। लेकिन 8 बार पूछताछ करते करते और जब तक पूछताछ चल रही थी तब तक पैरेलली इन्वेस्टिगेट करते करते ट्रक की जो लोकेशन है वो पुलिस ने पता कर लिया, चैट के बारे में पुलिस ने पता कर लिया। इसके बाद जब पुलिस के पास कुछ एविडेंस हुए तो जब समझ लीजिए 7वीं 8वीं बार जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो फिर वो बंदा, वो शख्स वो टूट गया और उसने ये कबूल कर लिया कि उसकी बहन की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई बल्कि उसने खुद पीटकर डंडे से और ईंटों से उसने अपनी बहन की हत्या की है। अब ये अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि अब तक तकरीबन 1 साल से
कानपुर की पुलिस, सचंडी की पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट का केस ही मानकर चल रही थी। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रही थी, लेकिन शायद इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार भी इतनी तेज़ नहीं थी, वरना इतना वक्त तो नहीं लगना था। क्योंकि चैट की सूरत में जब उस लड़की ने पहले ही अपने मंगेतर को ये बात बताई और उस ट्रक का नंबर भी जो कंप्लेनेंट है उसने खुद ही पुलिस को दिया था, तो इन चीज़ों को पुलिस और पहले वेरीफाई कर सकती थी। गॉड नोज़, ऊपर वाला जानता है कि पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश इतनी धीमी रफ्तार में क्यों की। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने आखिरकार तकरीबन 1 साल बाद ये पता लगा लिया है कि सीमा नाम के उस लड़की का, जो पेशे से एक एडवोकेट भी थी, उसकी हत्या खुद उसके भाई श्यामजी पाल ने की थी। अब सवाल है कि एक भाई ने अपनी बहन की हत्या क्यों की और क्यों उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। तो एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश तो इसलिए की कि वो कत्ल करके फंसना नहीं चाहता था, लेकिन हत्या क्यों की, इसका जवाब ये है कि ये जो पाल परिवार है, इस पाल परिवार में 3 बच्चे हैं और मम्मी पापा, कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है। तो ये जो श्यामजी पाल और सीमा पाल के पिता हैं, उनके पास 4 बीघा ज़मीन थी और उस 4 बीघा ज़मीन को उनके पिता ने 4 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा अपनी पत्नी के लिए, एक हिस्सा अपने बड़े बेटे रामजी पाल के लिए, दूसरा हिस्सा मतलब तीसरा हिस्सा दूसरे बेटे श्यामजी पाल के लिए और एक हिस्सा बेटी सीमा के लिए। तो यानी 4 हिस्सों को 4 लोगों को बराबर बराबर पाल परिवार के जो मुखिया है उन्होंने ज़मीन को बांट दिया था। लेकिन बहन सीमा, जो कि पेशे से एडवोकेट भी थी, वो अपनी माँ के काफ़ी करीब थी और चूंकि वो लीगल चीज़ें ज़्यादा जानती थी, समझती थी, तो उसने गिफ्ट डीड बनाकर अपने माँ के हिस्से की जो ज़मीन थी वो भी अपने कब्ज़े में कर ली, अपने पास रख ली। अब ये बात जब भाई श्यामजी पाल को पता चली तो उसके मन में भी लालच आ गया और उसे खासकर ये लगने लगा कि मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया। अगर माँ के हिस्से की ज़मीन थी तो वो हिस्से की ज़मीन या तो मुझे मिल जानी चाहिए थी या फिर उसका भी बंटवारा होना चाहिए था। मेरी बहन ने उसे अपने कब्ज़े में क्यों कर लिया। इसके बाद वो लगातार अपनी बहन को डराता धमकाता रहा और इस बात को लेकर भाई और बहन के बीच लड़ाइयाँ भी होती रही। कई बार दोनों के बीच में मारपीट भी हुई, इसके गवाह आसपास के लोग थे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि श्यामजी पाल सिर्फ ज़मीन के लिए अपनी सगी बहन को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है कि पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दे और शव को जो है हाईवे पर डालकर उसे एक्सीडेंट का रूप दे दे। लेकिन 14 अगस्त को लोगों की नज़र बचाकर श्यामजी पाल ने कुछ ऐसा ही किया था। पुलिस श्यामजी पाल को गिरफ्तार कर चुकी है। जो लड़की का मंगेतर है, उसको जो मैसेज भेजा गया था उसके बारे में भी पुलिस ने पता किया। तो लड़की के मंगेतर को शुरू में इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, इसलिए शायद वो थोड़ा लापरवाह बना हुआ था इस मैसेज को रिसीव करने के बावजूद। लेकिन उसकी कोई भूमिका इस कत्ल में सामने नहीं आई है, क्योंकि वो इस पूरे मामले से बिल्कुल ही अलग था। यानी ये मामला कोई रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्राइम का नहीं था, बल्कि सिर्फ इस बात का था कि भाई बहन के बीच में दुश्मनी थी और वो दुश्मनी थी 1 बीघा ज़मीन को लेकर, जिसकी वजह से भाई ने बहन की हत्या की साजिश रची, हत्या कर दी और उसे एक्सीडेंट का रूप दिया। और कानपुर पुलिस ने आखिरकार उस केस को सॉल्व किया और कत्ल के इल्ज़ाम में भाई को ही गिरफ्तार किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को 1 साल का वक्त लग गया। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं कोई क्राइम इन्वेस्टिगेटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्राइम रिपोर्टर ज़रूर हूँ, मुझे लगता है कि इस केस को तफ्तीश कर अंजाम तक पहुँचाने में पुलिस ने बहुत ज़्यादा वक्त लिया। इतना ज़्यादा वक्त लगने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती है। बहरहाल, आज की इस पेशकश में इतना ही। जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उस पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारी इस प्रोग्राम की परिपाटी है कि आप कमेंट्स की सूरत में जो भी सवाल वगैरह करते हैं उसका जवाब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। तो जगदीश जी ने कमेंट किया है, जगदीश के चांडेगड़ा साहब हैं। इनका ये लिखना है कि जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कातिल जिसने कत्ल किया, कत्ल के बाद अंतिम संस्कार भी किया, अंतिम संस्कार करने के बाद जो मरने वाला शख्स है उसकी अस्थियां भी गंगा जी में जाकर प्रवाहित कर दी, इसके बावजूद वो कातिल पकड़ा गया। तो जब मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई तो जगदीश चांडेगड़ा जी का ये कहना है कि उन्होंने शुरू में ही ये भांप लिया था कि इस मामले का कातिल कौन है। अगर आप उस कहानी को देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए, मैं आप उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा सुरजापुरी इंजीनियर के नाम से एक आईडी है और उन्होंने लिखा है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, पति पत्नी का संबंध विश्वास का होता है, कलयुग में ऐसे संबंधों को क्या नाम दिया जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन देखिए अजीब बात यह भी तो है कि हम सिर्फ पति पत्नी
के रिश्ते को ही सवालों के घेरे में ला रहे हैं। यहाँ सगे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। तो जैसा कि शम्स सर कहते हैं और हम सारे लोग जानते हैं, क्राइम के मामले में इस दुनिया का कोई भी रिश्ता अछूता नहीं है। यहाँ तक कि माँ और बेटे का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता माना जाता है और कहा यह भी जाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस दौर में सगी माँ अपने छोटे से बच्चे की भी हत्या करती है और एक नहीं सैकड़ों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। शशांक सुरवे ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने लिखा है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कमाल की है, अब अद्भुत कला है आपके पास। इन्होंने लास्ट में एक बहुत फनी लाइन लिखी है। इन्होंने लिखा है कि अगर ये कला मेरे पास होती तो मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। भाई कोई शशांक की सुनवाई करो, अगर ऑनलाइन हमें कोई लड़की सुन रही है तो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अदिति केसरी ने भी कमेंट किया है। उनका ये कहना है कि हेलो सर, मेरा नाम अदिति केसरी है और मैं इस चैनल की रेगुलर लिसनर हूँ, लेकिन पहली बार उन्होंने कमेंट किया है, ये उन्होंने बताया है। और उनका ये भी कहना है कि थैंक यू सो मच सर, हम लोगों को इस तरह के क्राइम के बारे में अवेयर करने के लिए। लेडी एक्स सूट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि आपका डेली का एपिसोड मैं देखता हूँ और आपके जो बोलने का अंदाज़ है वो काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने ये लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये डेली लिखना चाह रहे थे लेकिन डेली इन्होंने लिख दिया है DELHI, टाइप हो गया है। तो ये टाइपो है, मैं ये मान सकता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक। राकेश गोयल जी का कमेंट है, ये दिल्ली प्रेमनगर के रहने वाले हैं। पुअर फेलो, इन्होंने एजेंटी CAI के नाम से एक आईडी है, एजेंट ICAI के नाम से आईडी होगी ये। तो इन्होंने लिखा है, मैं आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे जो भी कमेंट करें अपना नाम एक बार ज़रूर मेंशन कर दें। मैं तो कहता हूँ सबसे ऊपर ही नाम मेंशन करें, ताकि आपका नाम कम से कम मुझे भी समझ में आए और मैं अगर आपके किसी सवाल का जवाब दूँ तो आपको संबोधित कर पाऊँ। आईडी से रिट्रीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रवीण खरे जी ने भी कमेंट किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर उन्होंने लिखा है। मिकी शर्मा का कमेंट है, PK चंद्रा साहब हैं, इन्होंने इमोजीज भेजी है, नमस्ते किया है। मिकी शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे आपका नरेशन शम्स ताहिर से भी ज़्यादा पसंद है। चलिए, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शम्स सर तो खैर अनपैरेलल्ड है और उनसे कोई तुलना ही नहीं। दूसरा, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ मिकी जी, बहुत विनम्रता से, मेरे ख्याल से हर आदमी अपने आप में यूनिक है और किसी की किसी से तुलना होनी भी नहीं चाहिए। ऊपर वाला हर किसी को कुछ खूबियों के साथ और कुछ खामियों के साथ भेजता है। कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, लेकिन यह भी सही है कि दूसरा कोई वैभव सूर्यवंशी भी नहीं बन सकता। तो जस्ट मैं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके थॉट प्रोसेस को मैं रॉन्ग कह रहा हूँ। तो बाकी थैंक यू वेरी मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। नीलू मिश्रा जी ने भी कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि सर जी, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसे छोड़ दो, किसी को खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। स्वीट प्रीत के नाम से एक आईडी है, इनका असली नाम असल में प्रीति है, इन्होंने अपना नाम लिखा है और उन्होंने बताया कि आजकल स्थिति बहुत गलत हो गई है और लड़कियां खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रही हैं। ललित शर्मा ने ये लिखा है कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। दोस्त, मैं अब देखिए प्रॉपर ब्रांडेड माइक है और प्रॉपर मतलब अभी तो आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी एक मतलब बड़ी कंपनी है, तो क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हम, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है, टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसे और बेहतर कर पाएँ। जावेद हुसैन ने भी कमेंट किया है, साहब ये कलयुग है और कुछ भी हो सकता है, उन्होंने लिखा है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी इत्तेफाक से आईफोन से हम शूट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर डिजिटल कैमरे से हमारे इस प्रोग्राम की शूटिंग होती है, तो कभी कभी फिर भी कोई कमी रह जाती है, लेकिन कोशिश होती है कि कम से कम आवाज़ आप तक साफ़ सुथरे तरीके से पहुँचे। पटेल भारत ने भी कमेंट किया है, परूप श्रेष्ठा जी का कमेंट है और इसके अलावा टीना Q4G ने भी कमेंट किया है। सचिन यादव जी, इन्होंने लिखा है कि आई सर, आई लाइक योर हेयर स्टाइल, बिग फैन ऑफ यू, और इसके बाद इन्होंने कुछ फ़नी इमोजीज़ भेजे हैं। देखिए, ये सही है कि मेरे सिर के बाल थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ठीक है दोस्त, मतलब जब ज़िंदगी जिस रूप में मिले उसी रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए और ठीक है, अपनी तरफ से कुछ कोशिशें भी होनी चाहिए, वो कोशिशें मैं कर रहा हूँ लेकिन बाल वापस आए ना आए, मैं वापस लौट कर आऊँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।